So welcome guys to learn Angular. So prerequisite is that for the Angular and where, why and where we need client side framework. तो ये है पहला क्वेश्चन और हमारा आज का सेशन भी है सेशन 01 एंगुलर इंट्रोडक्शन. सो बेसिकली आपको समझना होगा ये वाला आर्किटेक्चर, ये वाला मॉडल जिसे हम लोग कहते हैं 3 tier आर्किटेक्चर. इसमें 3 कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ये शायद आप लोगों ने ये तीसरी बार देखा होगा या चौथी बार. तो ये पहला वाला जो मैंने कंपोनेंट निकाला या पहला वाला जो एरिया है या इसे क्या कहेंगे हम लोग. सबसे पहले ये कौन सा एरिया होता है. ये फर्स्ट जो मॉडल है या कंपोनेंट है इसे आप लोग कहते हैं यूजर. और दूसरा वाला जो होता है ये है आपका सर्वर. और तीसरा वाला जो होगा वो होगा आपका डेटाबेस. दिस इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन. ये है आपका डेटाबेस. सो व्हाट इज द रोल्स ऑफ यूजर. यूजर कौन हो सकता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन हो सकता है यूजर. We are the user. यस, वी आर द यूजर. जो भी सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को यूज करता है उसे हम लोग यूजर कहेंगे. तो बेसिकली ये जो वेब एप्लीकेशन है ये स्ट्रक्चर में पहला है यूजर, दूसरा है सर्वर और तीसरा है डेटाबेस. अभी यूजर जो है दो डिवाइसेस से एक्सेस करता है एप्लीकेशन को. पहला जो है उसे आप कह सकते हैं कंप्यूटर. दूसरा जो है, दूसरा जो डिवाइस है उसे आप अच्छे से समझते हैं, सबके पास भी है, जो कि है आपका मोबाइल. टैबलेट. जी हाँ बिल्कुल, ये स्मॉल स्केल वाले डिवाइसेस जो होते हैं वो. तो क्या होता है यहाँ पे, अगर आपको मोबाइल से कोई एप्लीकेशन एक्सेस करनी है तो अगर मोबाइल एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड का इस्तेमाल किया जाएगा. अगर मोबाइल आईओएस वाला है तो वो चीज. तो इस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं. लेकिन कंप्यूटर यानी कि ब्राउजर से जो हम लोग एक्सेस करते हैं, ब्राउजर से जब हम लोग एक्सेस करते हैं जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे, ओपेरा मिनी या यूसी ब्राउजर, ये सारे ब्राउजर है जब हम कोई एप्लीकेशन को ब्राउजर से एक्सेस करते हैं. फॉर एग्जांपल कौन सी एप्लीकेशन हम लोग यूज करें, चलिए तो देखिए. सबसे पहले लीजिए अभी LIC. तो ये एक वेब एप्लीकेशन है जिससे हम लोग लॉगिन कर सकते हैं. या फिर आपका SBI बैंक का, ये भी आपका एक एप्लीकेशन है जिसे हम लोग एक्सेस करेंगे यूजिंग ब्राउजर. ये ब्राउजर के थ्रू हम लोग एक्सेस कर रहे हैं. तो ये जो है इसे आप यूजर इंटरफेस कहते हैं, ये वाला पार्ट. दिस इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस. ये जो यूजर इंटरफेस बनाने के लिए आपको पहला मॉड्यूल आपका जो है HTML, CSS या यूज किया. ये ऑप्शनल होता है, आपके ऊपर डिपेंड है ये क्या यूज की जाएगी कंपनी में. ठीक है, ये ऑप्शनल है. दूसरा जो स्टार्ट हो जाता है जावास्क्रिप्ट और कोई भी एक फ्रेमवर्क जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, Vue.js. इस तरह से मल्टीपल जो है यूज है. इनमें से कोई भी एक रिएक्ट या एंगुलर ये किस लिए यूज किया जाता है.
कि क्लाइंट साइड का जो है ये जो यूजर होता है इसे कहा जाता है क्लाइंट साइड, इसे क्लाइंट भी कहा जाता है, इसे फ्रंट एंड भी कहा जाता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आपको किसी ने बोला है कि क्लाइंट फ्रेमवर्क कौन सी है, यूआई फ्रेमवर्क कौन सी है, या फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा है, ये तो आपको अलग अलग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसका इस्तेमाल कब होगा जावा स्क्रिप्ट, और इसका ये तो सिर्फ डिजाइन करेगा। अब इसका जो इस्तेमाल होता है, जैसे कि सर्वर से, जैसे कि आप लोगों ने मान लो एसबीआई का यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर आप डाल रहे हो, तो अगर पासवर्ड ये अच्छे से बॉक्स दिखाओगे, आप लोग आपने सीखा है फॉर्म से आप कैसे बनाओगे, करेक्ट ना, आप लोगों ने सीखा है ना ये कि यस आप सर। Yes, sir. बनाओगे। हाँ, सीखा है आपने। तो यहाँ पे हम लोग बटन बना के दे देंगे, ऐसे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो रिक्वेस्ट है इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है, सर्वर में। सर्वर में ये रिक्वेस्ट जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, ये सर्वर में रिक्वेस्ट चली जाएगी। ये रिक्वेस्ट क्या कह रही है कि ये यूजर नेम और पासवर्ड है और इसके रिगार्डिंग जो डेटा है हमें बैक करो, हमें डेटा चाहिए। तो ये सर्वर क्या करता है, ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट को जो भी यूजर नेम और पासवर्ड को मैच होगा वो कहाँ से डेटा लेके आ जाएगा, डेटाबेस से। डेटा कहाँ से निकाल के लेके आएगा ये, डेटाबेस से। जी हाँ बिल्कुल, डेटाबेस से जो डेटा है ये फेच करेगा और सर्वर के थ्रू ये जो डेटा है ये यहाँ पे दिया जाएगा। इसे कहा जाएगा, इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं रिस्पॉन्स। इसे क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स। रेस्पॉन्स। जी हाँ। अभी ये जो रिस्पॉन्स है, अभी हमें तो कोई जरूरत नहीं है, मान लो ये सर्वर का काम होता है इंटरनली। तो ये जो रिस्पॉन्स या हम लोग जो भी रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हमें यूजर नेम और पासवर्ड से उसका पूरी डिटेल चाहिए, तो ये एक होती है एपीआई जो डेटा लेके आती है सर्वर साइड में, ये होती है एपीआई। लेट्स सी लॉग इन एपीआई। फिर अगर आपको पर्टिकुलर होम लोन अप्लाई करना है तो उसकी अलग एपीआई होती है, ये एपीआई है। लेकिन ये एपीआई का काम किसका है, कहाँ पे है ये एपीआई, ये देखो एपीआई कौन जावा सी, कहाँ पे है ये एपीआई, देखो सर्वर के अंदर। सर्वर के अंदर। तो सर्वर का कोड हमें नहीं करना, जो सॉफ्टवेयर जो डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं उन्हें बैकएंड डेवलपर कहते हैं। ठीक है, तो ये एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, एज अ यूआई डेवलपर, एज अ फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमें ये एपीआई कैसे बनाई गई है, क्या है उसके अंदर, ये हमें कुछ लेना देना नहीं होता। अभी हमें लॉगिन करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सी एपीआई यूज करेंगे हम लोग लॉगिन करने के लिए, एपीआई टोकन। एपीआई लॉग, हाँ ये लॉगिन वाली एपीआई यूज करेंगे। अगर हमें बैलेंस जानना है कि बैलेंस क्या है, तो अभी अगर यहाँ पे बैलेंस के लिए अलग एपीआई है और एक बैलेंस एपीआई, बैलेंस जानने के लिए अगर अलग एपीआई है, अगर हमें कोई बटन में दिखाया गया है यहाँ पे कि ये यहाँ पे बैलेंस चेक करो क्लिक करके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कौन सी एपीआई को हिट करेंगे, बैलेंस वाली एपीआई को हम लोग क्लिक करेंगे। तो ये एपीआई मतलब क्या है, एपीआई होता क्या है, एपीआई यानी एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो कि पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करता है। तो ये एपीआई रिटर्न क्या करती है, ये रिस्पॉन्स क्या देती है, टेक्निकल भाषा में बात करते हैं कि अगर हमने रिक्वेस्ट किया एक एपीआई को, तो ये एपीआई जो है ये क्या रिस्पांस देती है, कैसे रिस्पांस देती है। तो आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है सामने, ये देखिए फेक एपीआई मैं देख लेता हूँ, मैं एक स्टोर की एपीआई दिखा देता हूँ आपको। मान लो ये यूजर्स की एपीआई है, लेट्स सी। तो एपीआई जैसे ही आपने ये यूआरएल डाला बटन पे क्लिक करके, तो ये देखो ये आपका यूआई पार्ट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा पार्ट है, यूजर नाम आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरे सामने, यस सर। ये यूजर से ये युवा है, मतलब आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है। अभी जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये लिंक पे, तो क्या ओपन हो रहा है आपको, ये जो है ये जो लिंक ओपन हो चुकी है और ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है ये जेसन फॉर्मेट में डेटा है। लेकिन नॉर्मल यूजर जो है इसे समझ पाएगा क्या कि कैसे डेटा
ईमेल कौन सा है, अकाउंट कौन सा है, नंबर कौन सा है, आप समझ पा रहे हो इसे? नहीं सर। नहीं। No, sir. तो बैकएंड डेवलपर यानी कि ये वाला जो सर्वर या बैकएंड डेवलपर होता है, ये रिस्पांस कौन से फॉर्मेट में देता है? रिस्पांस देता है जेसन फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में देता है? जेसन। और जेसन फॉर्मेट कैसे दिखता है? ऐसे, इस तरह से। अभी किसी नॉर्मल यूजर को दिखाई देंगे ऐसे तो वो काम कर पाएगा, उस पर समझ पाएगा? वो बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रंट एंड डेवलपर क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्स लेते हैं और मान लीजिए कि ये जो डेटा है अच्छे से टेबल का इस्तेमाल करेंगे और टेबुलर फॉर्मेट में उसे दिखाई देगा। मतलब फ्रंट एंड में टेबल फॉर्मेट में दिखाई देगा उसे अच्छे से, मतलब टेबल फॉर्मेट या कार्ड में दिखाई देंगे। आपने बूटस्ट्रैप सीखा है, आपको पता है कि आप या तो नॉर्मल एचटीएमएल में भी सीएसएस का यूज करोगे, तो टेबल में अगर दिखाओगे तो क्लाइंट को अच्छे से दिखाई देगा या यूजर को अच्छे से दिखाई देगा। तो बैकएंड का काम क्या है? एपीआई बनाना और जो रिस्पांस है वो दे देना। फ्रंट एंड का काम जो है ये सारी चीजें करना। लेकिन इसके पहले जब तक कोई फ्रेमवर्क, क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क नहीं थी, तब ना एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से ही काम किया जा सकता जाता था। ये मोस्टली जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी 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 एंड अजैक्स, इससे काम चल जाता था। मतलब ये जो है इससे काम चल जाता था। लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में काम करने की कोशिश करोगे तो क्या होता था, एक प्रॉब्लम रेज हुआ कि कोड बहुत बल्की हो जाता था, जो परफॉर्मेंस होता था वो बहुत कम हो जाता था। जब कोई भी फ्रेमवर्क नहीं होती थी क्लाइंट साइड की, तब तब क्या यूज करते थे? नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड अजैक्स। अभी भी कोई कोई प्रोजेक्ट जो बहुत पुराने हैं उनमें यही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नए प्रोजेक्ट का एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि कम से कम कोड में, इसमें बहुत कोड लिखा जाता था यही चीज करने के लिए। ये रिस्पॉन्स आएगा तो डेटा अच्छे से दिखाओ, उसे अच्छे से शो करो। इसी के लिए हम लोग जो है ये इस्तेमाल करते थे। किस लिए jQuery Ajax यूज करते थे? ये रिक्वेस्ट करने के लिए, एपीआई का डेटा फेच करने के लिए और फिर रिस्पॉन्स अच्छे से दिखाने के लिए। लेकिन द टेक्नोलॉजी जो है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा और बड़े से बड़ा कॉम्प्लेक्स जो प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट है उसे हैंडल करने के लिए इसमें बहुत डिफिकल्टीज जाती थी। इसीलिए इवोल्यूशन किया गया। इसके बाद फ्रेमवर्क का जमाना आया। फ्रेमवर्क क्या? फ्रेमवर्क का जमाना आया कि क्लाइंट साइड में ये जो एपीआई के रिस्पॉन्सेस है इसे हैंडल करने के लिए जो लेगेसी या पुराने कंसेप्ट यूज की जाती थी, जावास्क्रिप्ट की जो कंसेप्ट होती थी लाइब्रेरी जैसे कि jQuery एंड अजैक्स, तो उसके बदले में हम लोग फ्रेमवर्क यूज करना स्टार्ट होते थे। तो फ्रेमवर्क यानी क्या है कि ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो डिफाइन किया जाता था, कॉमन स्ट्रक्चर। जो कोड बार बार इस्तेमाल होता था जिसे बॉयलर प्लेट कोड कहा जाता है, वो पहले से लिख के रखते थे। वो हमें डेवलपर को लिखने की जरूरत नहीं होती थी। मान लीजिए jQuery और अजैक्स से अगर आपको 10 लाइन का कोड लिखना है तो किसी भी फ्रेमवर्क से वो काम सिर्फ 2 लाइन में हो जाता है। विदाउट फ्रेमवर्क हमें कितना लाइन लिखना पड़ेगा कोड 10 लाइन हैंडल करने? 10 लाइन। और अगर हम लोग फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे तो 2 हाँ, मतलब डेवलपर को मेहनत कम और कोड लिखना कम, तो कम समय में ज्यादा काम होगा और जल्दी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट हमारा डेवलप हो सकेगा। तो फ्रेमवर्क का सिंपल सा मतलब है, मैंने जावास्क्रिप्ट के फर्स्ट लेक्चर के नोट्स में लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, उसकी कौन सी लाइब्रेरीज है, कौन सी फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क जो है ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर होता है वो पहले से डिफाइंड होता है, और फ्रेमवर्क जो है वो हमारे कोड को कॉल करती है। फ्रेमवर्क हम जो कोड लिखते हैं उसे कॉल करते हैं। यानी कि अगर हमने कोई फंक्शन लिखा है तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे कोड को कॉल किया जाता है फ्रेमवर्क द्वारा।
तो फ्रेमवर्क किस लिए यूज होती है कि जल्द से जल्द एप्लीकेशन, लार्ज एप्लीकेशंस को सेटअप करने के लिए, और ये रेडी टू डिप्लॉय, इसका जो डिप्लॉयमेंट होता है, इसका जो डिप्लॉयमेंट होता है बहुत फास्ट होता है, और उसे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। मतलब डेवलपर का जो काम है वो इजी होगा। तो हम लोगों को टॉप 3 अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो कौन से है? एंगुलर, उसके बाद रिएक्ट। रिएक्ट भी है, लेकिन रिएक्ट का आर्गुमेंट ये है कि इसे लाइब्रेरी में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा समझ के लेना, मैंने लिख भी दिया है, फिलहाल के लिए लिखते हैं व्यू इस तरह से। अभी इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारी है, लेकिन टॉप में हम लोग देखने वाले हैं कौन सा है। तो आपको ये जो एंगुलर है, ये फ्रेमवर्क आपको कंप्लीट करनी है। तो एंगुलर कहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी, कौन से एरिया में इस्तेमाल की जाएगी? तो ये यूजर वाला है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स ये वाले पोर्शन में यूज होगी, कि जो भी यूजर को दिखाई देता है, यानी कि ये वाला जो हम लोग बनाते हैं, जैसे कि ये एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं, ये फ्रंट एंड वाला, इसे हैंडल बड़े बड़े लार्ज प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग ये एंगुलर फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये एरिया है। किसी को कंफ्यूजन है कि फ्रेमवर्क जो है एंगुलर की हम लोग कहाँ पे कौन से एरिया में यूज कर रहे हैं? एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ भी डाउट है? सिमरन, मृन्मयी एंड निकिता, नो सर। प्रताप? ओके ओके, चलो आगे बढ़े। शुड वी मूव? हमारा ये जो मेन एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर था, ये हमारा खत्म हो गया है। एप्लीकेशन मींस जनरल एप्लीकेशन, और हम लोग कौन से एरिया में काम करने वाले हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। हम लोग क्लाइंट साइड यानी कि यूजर साइड फ्रंट एंड में काम करने वाले हैं। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं एंगुलर के बारे में थोड़ा बहुत। चलो मैं न्यू पेज ओपन कर देता हूँ। क्या आप लोगों को क्लियरली डिफाइन है व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपर? Yes, sir. फ्रंट एंड डेवलपर वर्सेस बैक एंड डेवलपर। इसमें आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर। बैक एंड डेवलपर यानी सर्वर पे जो काम करेगा वो है। अभी आप लोगों को और भी एक मैं चीज बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमने फ्रंट एंड डेवलपर के बारे में डिस्कस किया है, वैसे ही बैक एंड डेवलपर में अगर आपको आपको लगता है कि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आना है, तो जावा के साथ आपको स्प्रिंग बूट, पाइथन के साथ डिजेंगो, ये भी ऑप्शन में दे देता हूँ आपको, डिजेंगो। पीएचपी के साथ लारावेल, सी शार्प के साथ में ASP.NET, ASP.NET, ये कॉम्बिनेशन, इनमें से कोई भी एक करने की जरूरत होती है बैकएंड करने के लिए। और जो फ्रंट एंड प्लस बैकएंड दोनों करते हैं, फुल तो स्टैक क्या डेवलपर। कहा जाता है? फुल स्टैक फुल डेवलपर। स्टैक। डेवलपर, यस। तो लेकिन अभी जॉब तो दोनों में भी मिलेंगे, सेम ही होगा, लेकिन गाइस इंटरव्यू के लिए बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि दोनों की स्टडी करने में ज्यादा डिफिकल्टी होगी।
और एक चीज है जिसे हम लोग कह सकते हैं Node.js, ये भी एक हम लोग यूज करके कर सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑप्शंस है जो टॉप मोस्ट ऑप्शंस दिए गए हैं। सो एनी डाउट टिल नाउ हियर? कोई कंफ्यूजन है किसी को? No, sir. ओके ग्रेट गाइस, नो इशू। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं वेब एप्लीकेशन के बारे में। क्योंकि हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन which applications run on सर्वर, इंटरनेट या जो भी क्लाउड पे रहेगा, जो इंटरनेट के सहारे चलेगा। which application run on server, that application we can call web application. There are two types of web application. दो फ्लेवर वेब एप्लीकेशन के अवेलेबल है। पहला है MPA। Guys please be mute if there is some disturbance. MPA okay, MPA मल्टी पेज एप्लीकेशन, और दूसरा है SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन। अभी अगर मल्टी पेज, देखो इसके जो प्रॉन्स एंड कॉन्स है। अगर मल्टी पेज एप्लीकेशन अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो जो पेजेस है वो बढ़ते जाएंगे और एवरी पेज को लोड होने के लिए जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा। ये जो है ये इसका डिसएडवांटेज है। मल्टी पेज वेब एप्लीकेशन, मल्टी पेज का मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मल्टी पेज एप्लीकेशन every request new page will reload, जो भी है at client side, यानी कि हर बार वो पेज जो है ना, पूरा का पूरा पेज जो है वो लोड होते जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, hence multi page applications runtime performance will decrease। क्या होगा इससे, रन टाइम जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंगल पेज जो एप्लीकेशन होता है ये एक ही पेज में होता है, मतलब कि एक अगर HTML का पेज बनाया है तो उसी के अंदर सब कुछ लिखा जाएगा। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन एक ही बार लोड होने में थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन एक बार लोड होने के बाद उसे पूरी तरह से हम लोग बार बार रिलोड करने की जरूरत नहीं होगी। बार बार हमें रिलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस विल बी इंक्रीज। ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। गाइस अगर कोई टाइपो होता है तो उसे समझ लीजिए, ऐसे भी नोट्स में मेरा रहेगा। परफॉर्मेंस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसका डिसएडवांटेज एक है कि सारा कोड एक ही पेज के अंदर होने की वजह से ना वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। हेलो, अभी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो इससे क्या होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगा, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है या डाउनफॉल ये है कि सारा कोड एक ही पेज पे होने की वजह से उसे थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट चला जाता है। तो इसके लिए भी अलग अलग चीजें दी हुई है, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग यूज करेंगे। और आजकल की जितने भी फ्रेमवर्क है वो सपोर्ट करती है सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए।
यानी कि SPA। आपकी जो एंगुलर मेनली एंगुलर फ्रेमवर्क बनाई गई है सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। क्या आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आया कि क्या है सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड मल्टी पेज एप्लीकेशन? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? No, sir. मल्टी पेज यानी कि बहुत सारे पेज इस्तेमाल होंगे, हर पेज रीलोड होने होगा तो उसका परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाएगा। और सिंगल पेज एप्लीकेशन एक बार लोड हो जाएगी, शुरुआत में टाइम लेगी, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो अप हो जाएगा। और उसका जो कॉन्स है कि सारा कोड एक ही जगह पे रहेगा, सारे कंपोनेंट जो है एक ही जगह पे होंगे, तो वो थोड़ा सा मेंटेनेबल, थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगी, तो उसके लिए भी अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं फ्रेमवर्क में, तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि इसकी जो हिस्ट्री है, सबसे पहले एंगुलर जो फ्रेमवर्क हमने यूज किया है, एंगुलर के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब ये एंगुलर क्या है? तो एक एंगुलर एक फ्रेमवर्क है जिसका किस लिए यूज किया जाता है? सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप लोगों को ये क्लियर है? Angular is a framework which is used to develop single page application। ये पहला पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि आप लोगों को, दूसरा ये है कि एंगुलर फर्स्ट वर्जन, यानी कि एंगुलर का जो वर्जन था फर्स्ट वर्जन, इसे कहा जाता है, इज कॉल्ड एंगुलर JS। जो एंगुलर का जो फर्स्ट वर्जन है उसे क्या कहा जाता है? एंगुलर JS। देखो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट वर्जन को एंगुलर JS कहा जाता है और सेकंड वर्जन जो है उसे कहा जाता है, सेकंड वर्जन जो है एंगुलर का, इट्स कॉल्ड ओनली एंगुलर कहा जाता है। तो इसका रीजन ये है कि एंगुलर का फर्स्ट वर्जन जो है वो लिखा गया है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। कौन से लैंग्वेज से लिखा गया है? लेकिन एंगुलर 2 वर्जन पूरी तरह से, पहले वर्जन को पूरी तरह से रीराइट करके लिख दिया गया, क्योंकि एंगुलर जेएस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, कॉन्स थे कि वो यूजर साइड डायरेक्टली हम लोग लिखते थे, मेंटेनेबल कोड नहीं होता था, परफॉर्मेंस का इशू हो जाता था, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसे ही हमने जो लिखा गया है 2.0 में जो रीराइट किया गया डेवलपर्स ने, और ये दोनों भी जो मेंटेन किए हैं या जो लिखे गए हैं, डेवलप बाय किसने लिखा है? ये किसने डेवलप किया है एंगुलर जेएस? किसने लिखा हुआ है? ये बनाई किसने फ्रेमवर्क? गूगल। यस। और एंगुलर 2 जो है ये बनाई गई है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके? टाइपस्क्रिप्ट। और किसने ये जो एंगुलर है वो किसने डेवलप की है? गूगल ने ही। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट किसने बनाई है? टाइपस्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है जो आप लोगों को आगे चल के इसे डिस्कस करना होगा। और रिलीज जो हिस्ट्री है, इसकी जो रिलीज की जो हिस्ट्री है
वो सारी हिस्ट्री मैंने आपके नोट्स में दी है, कौन से ईयर में कौन सी वर्जन थी, 1 वर्जन कब हुई, 2nd वर्जन, 4th वर्जन, 5th वर्जन, इस तरह से। अभी की जो करंट वर्जन है वो है 13th Angular 13. 13th वर्जन जो है करंट वर्जन चल रही है। और हम लोग जो है 10th वर्जन सीखेंगे। इसका रीजन ये है कि कोई भी न्यू वर्जन आने के बाद तुरंत प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं करते। जो वर्जन स्टेबल हो चुकी है, थोड़ा टाइम हो चुका है, उसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में एंगुलर 10th वर्जन का इस्तेमाल करने वाले हैं, उससे सारे जो है बिल्ड करने वाले हैं। सो आई बिलीव कि आप सब लोगों को ये जो डाउट्स है